नई सरकार बन गई है। इधर सिद्धारमैया ने सीएम पद की तो वहीं डीके शिव कुमार ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली है। इसके साथ ही 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। बेंगलुरु के कांटेरावा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के बेटे प्रियांक खड़गे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर, पूर्व वन पर्यावरण मंत्री सतीश जारकीहोली, कद्दावर लिंगायत नेता एमबी पाटिल, एच मुनियप्पा, केजे जॉर्ज, रामलिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान ने मंत्री पद की शपथ ली। गौर करने वाली बात ये रही कि इस शपथ ग्रहण समारोह में एक बार फिर विपक्षी दलों की एकजुटता नजर आई। दरअसल इस समारोह में 9 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए, जिनमें नीतीश कुमार, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, कमल हासन, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मंच पर मौजूद रहे। तो आखिरकार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है। अब देखने वाली बात होगी कि नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार और संगठन में तालमेल बिठाकर कर्नाटक को विकास की राह पर कितनी आगे ले जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया है। 2000 रुपए के नोट बैंक और एटीएम में आपको अब नहीं मिलेंगे। हालांकि ये लीगल टेंडर मनी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला ले लिया है। आरबीआई ने 2016 की नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि वो अब 2000 के रुपए के नए नोट ग्राहकों को जारी करना बंद कर दे। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है। बता दें कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा करवाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपए के नोट को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदला जा सकता है। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है, यानी कि एक बार में 20,000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। वहीं आरबीआई के इस फैसले के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहना है लोगों का, सुनवाते हैं। बिल्कुल ठीक लग रहा है। वैसे तो 2000 का नोट है, वैसे बंद होना चाहिए। किस कारण सर? 2000 का नोट बड़ा नोट है यार, छोटा नोट होना चाहिए ना। बड़े नोट में कहाँ से खुले लेके आओगे? ये जो सवारी हम चल रहे हैं, जो नौकरी पेशे वाला जो कम पैसा कमा रहे हैं उसके पास तो 2000 का नोट मिलेगा नहीं। तो इस करके तो बड़ा नोट बंद होना चाहिए ठीक से। सर जो भी सरकार ने फैसला लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। अब 2000 के नोट के साथ समस्या तो रही है, अगर वो फट जाता है या ख़राब हो जाता है उसकी एक्सचेंज में और दूसरी चीज़ों में भी प्रॉब्लम आई है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने यही फैसला लिया है और ये जो फैसले लिए गए हैं लोगों की भलाई के लिए ही है। और 2000 का नोट है, आमतौर पे गुम हो जाता है या उसके एक्सचेंज में भी प्रॉब्लम आती रही है। सर ये ठीक किया है सरकार ने, जो भी किया है। जिस हिसाब से भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस हिसाब से नोटबंदी के हिसाब से जो किया है, 2000 के जो नोट बंद हुए हैं बहुत ही बड़ा अमाउंट था। अगर फट जाए, गुम हो जाए, गीला हो जाए तो गरीब आदमी क्या करे? बड़ा आदमी हो तो चलो कवर हो जाता है, लेकिन जो मिडिल क्लास की जो फैमिली है, अगर उसके पास 2000 का नोट है, अगर वो बाय द वे फट जाए या गुम हो जाए तो उस पर कितना उसको दुख होता है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक किया है सरकार ने 2000 का नोट बंद करके। भ्रष्टाचार तो कम हो जाएगा नोट बंद होने के कारण। नोट पहले 2000 खुले करवाने में भी दिक्कत आती थी, इसके कारण ये सही फैसला लिया गया है। सरकार का डिसीजन है, क्या बता सकते हैं हम इस बारे में? बताओ आप। है सरकार ने जो डिसीजन लिया होगा सोच समझ के ही लिया होगा। आप इस फैसले को अपने हिसाब से कैसा देखते हैं? भाई ठीक ही है देखा जाए तो, मेरे हिसाब से तो। बाकी ले रहे हैं अपने हिसाब से, सरकार जो कर रही है अपनी तरफ से ठीक ही कर रही है। आरबीआई के आदेश के अनुसार अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आप 2000 रुपए के नोट को बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। वहीं 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक आप 2000 रुपए के नोट बदलवा सकते हैं। हालांकि अगर आप 2000 रुपए के नोट को बदलवाने के लिए जा रहे हैं तो आप एक बार में 10 नोट बदलवा सकते हैं।
हरियाणा में मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज पलवल पहुंचे। पलवल में इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने जिला कार्यकारिणी की बैठक ली। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं उन्होंने प्रदेश में चल रही इनेलो की परिवर्तन यात्रा को लेकर आत्मविश्वास के साथ कहा कि इनेलो की परिवर्तन यात्रा से निश्चित तौर पर हरियाणा में बदलाव होगा और हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी। इसी दौरान उन्होंने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। हमारे शासनकाल में जो सड़कें बनी थी, स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही, रास्ते नहीं, अस्पतालों में दवाई और डॉक्टर नहीं, बिजली और पानी का अभाव, खाद और बीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है और फिर भी शाम को खाली हाथ वापस आते। हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देगा, उसकी पढ़ाई को कोई पैसा नहीं देगा और पढ़ने वाला बच्चा अगर बीमार हो जाएगा तो उसका मुफ्त में इलाज कराएगा। पढ़ लिख के बच्चा अगर योग्य हो जाएगा तो उस योग्य बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पद पर बिठाएगा। इनेलो की परिवर्तन यात्रा को लेकर कहा कि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनेगी। वहीं अन्य दल भी अपने अपने दावे करने में लगे हैं। अब देखना यह होगा कि 2024 में किस दल को विजय हासिल होगी। हरियाणा राज्य के सहकारी बैंक इन दिनों स्टाफ की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं इन बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था भी राम भरोसे ही है। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य के सहकारी बैंक और ग्रामीण विकास बैंक में लगभग 84% स्टाफ की कमी है। ये एक बेहद चिंता और चिंतन का विषय है कि हरियाणा के सहकारी बैंकों में काम के लिए स्टाफ नहीं है। रेवाड़ी के गांव मड़ैया खुर्द सहकारी बैंक के हालात बद से बदतर हैं, जहां बैंक प्रबंधक के अतिरिक्त स्टाफ में सिर्फ एक कर्मचारी है और दूसरा बैंक पियोन है और जो स्टाफ की कमी के चलते वो भी एक लड़का काम कर रहा है। लेकिन हरियाणा राज्य सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंकों में 84% पद खाली पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ इन बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था भी राम भरोसे है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी हरियाणा कौशल रोजगार योजना के माध्यम से बैंकों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और जल्द ही स्थिति से निजात मिलेगी। जो बैंक है वो भी जो 19 बैंक है उनमें से इसकी माली हालात बहुत अच्छी है और अच्छी हो सकती है अगर रेगुलर स्टाफ होगा। अब जहाँ अनस्किल्ड भी हम उनको नहीं कह सकते, लेकिन वो कंप्यूटर्स के जानकार लोग हैं जो हमने एजेंसी से ले रखे हैं, लेकिन उनसे वो रिजल्ट हम नहीं ले सकते जो एक रेगुलर स्टाफ से लिया जा सकता है। बैंक की स्थिति ठीक है और इसका जो बर्डन है वो भी बैंक ही वहन करता है, इसका सैलरी वगैरह। सर क्या अपील करेंगे कि स्टाफ की कमी को कैसे पूरा किया जाए? सरकार से क्या अपील, क्या डिमांड करते हैं? नहीं, क्योंकि सरकार से जो हमारी अपेक्षा है वो तो यही है कि आपको बैंक में ये जल्दी से जल्दी कार्रवाई को इसको अमली जामा पहनाया जाए और किसी कारण से मान लो किसी एक बैंक ने इसमें कोई रोड़ा भी अटकाया है तो उस बैंक को छोड़ के बाकी सब बैंकों के लिए ये रिक्रूटमेंट का काम करना चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। ठीक है, जो हमारा सैंक्शन स्टाफ है उसके अगेंस्ट हमारी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन हमारे विभाग ने आउटसोर्स पर कर्मचारी रख करके और बैंक का काम सुचारू रूप से चलाने का कर रही है और आगे भी हम इसके रिक्वेजिशन भेजेंगे और जल्दी से रेगुलर भर्तियाँ हों और कुछ प्रमोशन हों, लेकिन फिलहाल हम आउटसोर्स के जरिए विभाग को चला रहे हैं। सर इन बैंकों के अंदर जो सुरक्षा कर्मियों की भी बड़ी कमी है, 612 स्थान है लेकिन मात्र 7 सुरक्षा कर्मी ही है। देखो ये भी आउटसोर्स से ही हम पूर्ति कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बैंकों में ज़रूरत है, बैंक का जो अधिकारी है GM उसके लिए अथराइज्ड है, वो मतलब आउटसोर्स पर ले सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार कब तक इन बैंकों में खाली पड़े पदों को भरा जाता है, ताकि इन बैंकों में खाली पड़े पदों से लोगों को रोजगार भी मिल सके और बैंकों में स्टाफ की समस्या को भी दूर किया जा सके। हम खड़े इस समय 9-10 के डिवाइडिंग रोड पर, आप देख सकते हैं टी पॉइंट है। गद्य बस हरियाणा न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर का असर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अब इन गड्ढों को भरने का काम
जो FMDA द्वारा किया जा रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है JCB मशीन वहाँ आप लगी हुई देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा खुदा हुआ था कल, और जैसे ही हरियाणा न्यूज़ पर इस खबर को प्रमुखता से चलाया गया तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटी और अब इसको जो है सही तरीके से यहाँ पर रोड को किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से ये रोड अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा था और तमाम जो नेता और मंत्री हैं वो भी यहाँ से निकलते थे, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं था और कहीं ना कहीं आए दिन यहाँ पर हादसे भी होते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार जो FMDA के जो ठेकेदार हैं उन्होंने अब यहाँ पर इसको काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही अब कहीं ना कहीं लोगों को इससे राहत ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल भी हमने दिखाया था कि यहाँ पर जाम किस तरीके से लग जाता था, लेकिन अब यहाँ पर इस तमाम जो कंक्रीट यहाँ पर पड़ी हुई थी उसको हटाने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब बना हुआ था और जो अधिकारी और ठेकेदार थे वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए थे। और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार इस पर जो है काम किया जा रहा है और इस रास्ते को सही तरीके से जो है बनाने का काम यहाँ पर JCB मशीन कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब काफ़ी आसानी यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि लोग काफ़ी परेशानी भरा सफ़र यहाँ से तय करते थे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। कैथल जिला कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही आरोपी को उम्र कैद के साथ साथ 85,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिला कोर्ट ने नाबालिग से रेप करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। बता दें कि कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद के साथ 85,000 रुपए जुर्माना देने की सजा का ऐलान किया है। अगर दोषी जुर्माना नहीं देता है तो 17 महीने की कैद की सजा अधिक काटनी होगी। पीड़िता को DLSA की तरफ से 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। जो जुर्माना दोषी भरेगा उससे 40,000 रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। गगनदीप कौर स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक्ट की जो कोर्ट है उन्होंने दोषी सावन को मुकदमा नंबर 238 डेटेड 24/5/2021 अंडर सेक्शन 363, 366A, 376(3) of IPC, 6 of पोक्सो एक्ट एंड 3 of SC/ST एक्ट के केस में उम्र कैद की सजा और 85,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। बहरहाल पीड़िता को कोर्ट से न्याय मिला है। इसके साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपए और जो आरोपी जुर्माना लगाया गया है वो जो पैसे देगा उसमें से भी 40,000 रुपए मुआवजा राशि के तौर पे दी जाएंगी। करनाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देश में हाई प्रोफाइल चोरी की वारदात को अंजाम करने वाले चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से 15 तोले सोना और 3800 रुपए नकदी बरामद हुई है। हरियाणा की करनाल पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो देश के 5 स्टार और 7 स्टार होटल में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 15 तोले सोना और 3800 रुपए बरामद किए हैं। ये उसने हाल ही में करनाल के 5 स्टार होटल नूर महल से चोरी करके मुंबई में किराए के मकान में रखे थे। इसी मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी जयेश रावजी सेजपाल गुजरात का रहने वाला है। उसे रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले यहाँ पे नूर महल में एक बड़ी चोरी हुई थी। उसमें 216 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था सेक्टर 32-33 थाने में, जहाँ पे अब एक जो शातिर चोर है जो कई शहरों में चोरी करके आया हुआ है, तो वहाँ पे शादी थी तो कमरे में घुस के और जो लॉकर खोल के हीरे जवाहरात वो ले गया था। वहाँ से जो भी ज्वेलरी थी उनकी वो ले गया। और इसमें टीम ने काफ़ी मेहनत की, स्पेशल डिटेक्टिव टीम ने, और रायपुर छत्तीसगढ़ से उसको अरेस्ट किया और फिर उससे जो ऑलमोस्ट 150 ग्राम का जो गोल्ड है वो रिकवर हुआ है। और उसने ये कबूला है कि उसको 24 वारदातों में पहले इन्वॉल्व रहा है, जिसमें से गिरफ्तारी रही है। वो उसका जो मोडस ऑपरेंडी यही था कि वो ऑल ओवर द कंट्री जो 3 स्टार 5 स्टार होटल से वहाँ पे जाके और वहाँ पे नाटक करता था कि वो कमरे का चाबी भूल गया और कमरे खुलवाता था, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद बोलता था कि वो लॉकर के पासवर्ड भूल गया, फिर लॉकर खुलवाता था और वहाँ से वो चोरी करते गए। बता दें कि ये चोर देश में अब तक कई वारदात को अंजाम दे चुका है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, जालंधर, चंडीगढ़ समेत
कई शहरों में भी वारदात कर चुका है। बता दें कि विशाल 2000 से वारदात कर रहा है और कई केस में आरोपी को जेल भी हो चुकी है। बहरहाल ये शातिर चोर जो है पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन देखना ये होगा कि पुलिस जो है इसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है और इसको क्या सजा देती है, ताकि भविष्य में जो है ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले कतराए। प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला रेवाड़ी से सामने आया है, जहां पर चोरों ने पुलिस जवान के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रेवाड़ी शहर में दिल्ली पुलिस के जवान के घर में घुसकर चोरों ने 72,000 रुपए की चोरी को अंजाम दिया। परिवार में मौजूद लड़की का कहना है कि सुबह वो पार्किंग प्लेस में टहलने गई थी, तभी उसने वहां पर एक चोर को छिपे हुए देखा और जब उसे देखकर वह चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगी तो चोर ने युवती पर ही हमला कर दिया और दीवार कूदकर भाग गया। इस दौरान चोर के हाथ से कुछ 500 के नोट नीचे गिर गए। हमले में लड़की को चोटें भी आई हैं। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद केस दर्ज किया गया। यहाँ पे घूमने लग गई थी, फिर यहाँ पे स्टेयर्स के पास यहाँ पे किसी का सिर दिखा था, फिर उससे पूछा था थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद ऐसे ही हाथ पे मारी और फिर उसके बाद पता नहीं, उसके बाद तुम बेहोश हो गए। किस चीज़ से मारी है? ये तार वगैरह शायद। अपनी अलमारी वगैरह वो चेक वगैरह करी, उसमें से 50-60 के आसपास पैसे लेके भागे। और कोई सामान नहीं लेके? और सामान नहीं ले पाए। उसको कैसे अलमारी खुली, वो के ऊपर ही कैश रखा था उसमें, बस उसमें से कैश ही ले पाए, इतना लेके। पुलिस में खबर करी आपने? पुलिस की खबर करी थी, बच्चों ने आई थी, पुलिस भी आई थी, वो नहीं आया ना इसको हॉस्पिटल लेके गए। मैंने उनसे पूछा भी आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, तो दूसरी शिफ्ट बता जी, पहले वाली शिफ्ट थी, अभी तक तो उन्होंने ना तो इसको हॉस्पिटल ले गए ना कुछ और कहा। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। ये देखो मानवता का संदेश नहीं है ये पुलिस का। ऐसे में सवाल उठता है कि चोरों को खाकी से भी खौफ क्यों नहीं है। रिवाजपुर गांव में डंपिंग यार्ड को लेकर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे थे और आज प्रशासन के साथ उनकी बैठक हुई है। आप देख सकते हैं कि तमाम अधिकारी जो बैठक में मौजूद रहे और ग्रामीण भी यहां पर मौजूद है। जान लेते हैं इनसे आखिर क्या कुछ रहा बैठक में। देखिए, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक प्लेटफॉर्म जो दिया गया पब्लिक को बात करने के लिए, बहुत अच्छा और सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई है, चर्चाएं चल रही हैं। हम भी चाहते हैं कि समाधान निकले। हर गांव वासी, जितने भी सरपंच मौजूद सरदारी आज हमारे गांव की है, हम सब चाहते हैं कि समाधान निकले और प्रशासन का हम सहयोग करें। हमारी जो समस्या थी वो सिर्फ ये थी कि भाई जो रिवाजपुर की जो जगह है वो इस तरह के कूड़ा घर के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन है, रेन्यूअल के हैं, बहुत सारे तमाम तरह के उसके अंदर स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उपजाऊ जमीन है, साथ में खेती की जमीन लगती है लोगों की, बहुत सारे और कारण हैं, जिसकी वजह से हमने कहा कहीं अन्य स्थान पर ढूंढा जाए। उसमें प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, हम भी सहयोग कर रहे हैं और सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पर प्रशासन का काम भी हो जाए और इस जगह से भी ये जगह कूड़े के लिए। कहाँ लगती है आपको वैकल्पिक जो व्यवस्था होगी, कहाँ हो सकती है? देखो, कहीं भी ढूंढ रहे हैं अभी हम, कुछ ऑप्शंस हमने दिए हैं आज और कुछ और ऑप्शंस को, और हमें 3 दिन का समय और मिला, उससे और ऑप्शन देखेंगे और हम निवेदन प्रशासन से भी करेंगे कि अगर कोई ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप या कोई ऐसा टोपोग्राफिकल मैप जहाँ पर सारी कंडीशंस और सारे नॉर्म्स मीट आउट होते हो, तो ऐसे में हम इनका भी सहयोग लेंगे, डीसी साहब का सहयोग लेंगे और मिलजुल कर कोई एक कमेटी बनाकर उसमें कोशिश करेंगे कि और जगह ढूंढें, उसके अंदर कोई और भी कमेटी बनाकर कोशिश की जाएगी। कमिश्नर साहब, आप क्या मानते हैं, किस तरीके से होगा इस बात का निपटारा? इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। इन लोगों के साथ जैसे बातचीत से इसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, यही समाधान है। तो निकल जाएगा समाधान सर, उम्मीद है। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान? लेकिन जिस तरीके से पीछे पाली गांव में, सौतई गांव में, तमाम जगह जो नहीं, पाली वालों ने भी, देखिए, पाली वालों ने इस चीज़ के लिए लास्ट में हाँ भर ली थी कि जी ठीक है, आप इसके एक से ज़्यादा जोनल लेवल के ऊपर सेंटर बनाइए, उसमें से एक यहाँ बनता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। वो जहाँ तक कोर्ट केस चल रहा है वो हमारा एक अलग चीज़ है, वो है मलकियत से संबंधित कि जो ग्राम शामलात ज़मीन है, हाई कोर्ट से फरवरी में हमारे फेवर में फैसला आया था, उसके अगेंस्ट वो SLP में गए, वो एक अलग विषय है इसके अंदर। तो अलग विषय है और लगातार वहाँ पर जो धरना दे रही हैं वो महिलाएं भी, और महिलाएं यहाँ भी पहुँची हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं क्या कुछ देख रहे हैं उस धरने से, कुछ निकलेगा हल? बताइए सर। अभी तो कोई हल ऐसा निकला नहीं है, लेकिन वहाँ की महिला ये डटी हुई है कि हम किसी भी हालत में कूड़ाघर नहीं बनने देंगे, क्योंकि सर वहाँ पर आसपास काफ़ी लोग हैं, स्कूल हैं, लिंगयाज स्कूल है, GD गोइंग का है, ABM है, BPL कॉलोनी है, काफ़ी
शेरपुर गांव है, ढाडर है, 16 गांव की सरदारी है, गुरुद्वारा है, कृषि है। बिल्कुल जस्ट जहां पर ये डंपिंग यार्ड बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल वहां लोगों के, किसान लोगों के खेत हैं। आप ये बताइए, अगर वहां डंपिंग यार्ड बन जाएगा तो वो किस प्रकार से खेती करेंगे? 3 दिन का समय दिया। 25 रेन्यूएबल ट्वेल लगे हुए हैं हुड्डा सरकार के द्वारा, जिसका पानी की सप्लाई नगर निगम द्वारा शहर फरीदाबाद को ही सप्लाई हो रहा है। सरकार द्वारा 500 घरों का आवंटित। वहाँ पर तो कूड़ाघर नहीं बनेगा, लेकिन हम तो गांव समाज के लोग हैं। बड़े से बड़ा मुद्दा हम अपने गांव के मंदिर और चौपाल पर बैठकर बातचीत से सुलझा लेते हैं। इसी तरह की पंचायती बातचीत यहाँ हो रही है और हमें पूर्ण विश्वास है रिवाजपुर से अलावा ये कूड़ाघर कहीं और बन जाएगा। तो रिवाजपुर से अलग कहीं और ये कूड़ाघर बनेगा, साफ तौर पर कह दिया है ग्रामीणों ने। हालांकि प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकलेगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।